तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना चाहिए ताकि हम इसे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रेलिवेंट बना सकें। आप देखिएगा कि 2024 में जो मेंस होगा तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, बस हमें उसे समझना आना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है 1 टू 7 जुलाई तो पहले उसे देखिएगा, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है उसे भी मैं यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि जो एडिटोरियल होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो इससे आपका ये होगा कि इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि हम चीज़ों को कितनी बार उनका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8 टू 13 जुलाई 2024 करंट अफेयर्स। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बैटल अगेंस्ट ड्रग्स, पूर्वोत्तर भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई, प्रोग्रेस ऑन ओवर ए थर्ड ऑफ एसडीजी टारगेट हैज़ आइदर स्टोल्ड और रिग्रेस्ड, शो यूएन रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1/3 से अधिक सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति या तो रुक गई है या पीछे चली गई है। शुड वी पुश फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, क्या हमें वित्तीय या मानव पूंजी पर जोर देना चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द फिंगरप्रिंट, संगठित क्षेत्र, उसकी बारीकियां। वाई आर डेंगू केसेस ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में डेंगू के केस क्यों बढ़ रहे हैं। जैन एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है, चीन सबसे आगे। गोवा एंड कर्नाटका एट लोगर हेड्स अगेन ओवर कालसा बंडूरी प्रोजेक्ट एज सेंट्रल बॉडी एस्पेक्ट्स महादाई बेसिन। गोवा और कर्नाटक के बीच कालसा बंडूरी परियोजना को लेकर फिर टकराव, केंद्रीय निकाय में महादाई बेसिन का निरीक्षण किया। टैपिंग एग्रीकल्चर पोटेंशियल टू क्रिएट मोर जॉब्स, अधिक रोजगार सृजन के लिए कृषि की क्षमता का दोहन। इंडिया आल्सो नीड्स एन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत को भी एक आर्थिक संविधान की ज़रूरत है। तो इसमें हम यही करेंगे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आप सीखेंगे, और साथ ही इसके साथ हम आंसर राइटिंग भी कैसे करते हैं इस वीडियो में आप समझेंगे। तो 8 जुलाई में डाउन टू अर्थ का एडिटोरियल, पूर्वोत्तर भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो 2013 में आया है। दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रित सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं। इसी के साथ इसका जो यूज़ है वो GS-3 इंटरनल सिक्योरिटी में होगा। PYQ 2018, संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए। तो अब हम आंसर की शुरुआत करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है, पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट और ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल। भारत इससे अपनी सीमाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतियों के प्रति संवेदनशील हो गया है और इसकी आंतरिक सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ गई हैं। तो रिलेशन क्या है इनके बीच में, रिलेशन बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़। फर्स्ट ये देखिए साइड में हम इस तरह से छोटा सा डायग्राम बना देंगे कि कहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है और कहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है। इससे क्या होगा, हमें आधा मार्क्स औरों से ज़्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्या है, क्या रिलेशन है इनमें। तो तालिबान नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कई तरीकों से करता है। एग्जाम्पल, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद का प्रसार। सेकंड, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूह भी मानव तस्करी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। थर्ड, अवैध हथियार तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रसद लॉजिस्टिक समर्थन की आवश्यकता है जो इन संगठनों द्वारा साझा की जाती है। नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न राजस्व का उपयोग बार, होटल, कैसीनो आदि जैसी संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है जो फिर से अन्य अपराधों के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे बेहतर समन्वय के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करें, मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू करें, सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने में सख्त सीमा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी पर ध्यान दें, जैसे ड्रोन, AI, सैटेलाइट मैपिंग, जड़ों को संबोधित करें, शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में निवेश करें, लोगों को नशा मुक्त होने में मदद करें, जैसे दवा उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करें, एकीकृत राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण रणनीति बनाएं। तो युवाओं और समुदायों को नशीली दवाओं के खतरों के बारे में शिक्षित करें, साथ ही अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, क्षेत्रीय समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करें। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त बहुआयामी दृष्टिकोण भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्य में दवा संकट का स्थायी समाधान बनाने में मदद कर सकता है। अब
ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। इसके बाद हम देखेंगे डाउन टू अर्थ से ही एक और एडिटोरियल है। ये है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1/3 से अधिक सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति या तो रुक गई है या पीछे चली गई है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है जो हमारे पूरे ही सिलेबस से रिलेटेड है। कहीं पे भी इसका यूज़ हो सकता है, हम एज ए एग्जाम्पल इसका यूज़ कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार 17 एसडीजी में से 15 के तहत लक्ष्यों में से 1/3 से अधिक की प्रगति रुक गई है। व्यापक मंदी का मतलब है कि दुनिया 2030 के लक्ष्यों में से सिर्फ 88% ही हासिल नहीं कर पाएगी। तो अब देखिए, जो अगर आपको याद हो, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस पर जाइए, जहाँ पर मैंने एक एडिटोरियल था कि क्या भारत विकसित देश बन सकता है। तो देखिए, अब हम उसमें ये भी तो बताएंगे ना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट है उसके अनुसार 17 एसडीजी में से 15 के तहत लक्ष्यों में से 1/3 से अधिक प्रगति रुक गई है। तो हम इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे अपने एससी के लिए भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल जोड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हम ताकि करंट से अपडेट होकर उसको लिखें तो एग्जामिनर हमें मार्क्स अच्छे दे, ना कि एवरेज मार्क्स आएँ। तो वही मैंने लिखा है कि नोट जब आगे ऐसे और भी एडिटोरियल आएंगे तो अब हम सबको यूज़ करके ऐसे राइटिंग करेंगे। अब ये 9 जुलाई का करंट अफेयर्स है, बिजनेस लाइन, जिसमें जैन एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है, चीन सबसे आगे है, जीएस थर्ड इसका यूज़ होगा। और ऐसे में भी जैसे कि राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोच्चार है। इसके साथ ही ऐसे 2019 कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार सृजन का अवसर है। एक और ऐसे आया 2023 में, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। अतः आज समय आ गया है कि एआई से एक कदम आगे बढ़ करके जनरेटिव आई तक पहुंचा जाए। विज्ञान बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति के साथ जो यात्रा करेंगे वही देश विकास और समावेशन की यात्रा में अग्रणी होंगे। ऐसे में समय आ गया है कि भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई की यात्रा में बहुत तीव्र गति से प्रथम 3 देशों में शामिल हो। और यह अगर भारत कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से यह दूरदर्शी निर्णय होगा। दूरदर्शी निर्णय इसलिए क्योंकि संभावित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बहुत से निर्धारकों में से एक निर्धारक विज्ञान एवं तकनीकी में उस देश की क्षमता भी होती है। जिस देश की क्षमता विज्ञान एवं तकनीकी में अत्यधिक होती है वह देश आर्थिक समृद्धि के स्तर को भी अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर पाता है। आर्थिक समृद्धि से प्राप्त संसाधनों का वितरण जन सामान्य के मध्य विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से जब किया जाता है तब समावेशी विकास का भी लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः समय आ गया है कि दूरदर्शी निर्णय लिए जाएं, क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही इशारा कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई में कार्य करने के लिए हमें बेहतर कार्यक्रम बनाने होंगे। संभवतः इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाता है जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये एडिटोरियल आया था और हमने इससे अपने जो एक ऐसे आया था 2023 में उसकी भूमिका लिखी है। तो इस न्यूज़ का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसे इस ऐसे में ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसे मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी और भी अन्य ऐसे जहाँ पर हम इन न्यूज़ का यूज़ एज ए एग्जाम्पल करते हैं, चाहे वो भूमिका बनाने में हो, कंक्लूजन देने में हो। इससे एक मॉडल क्वेश्चन बनाया है हमने कि जनरेटिव जो जीएस थर्ड के इकोनॉमी में इसका यूज़ होगा। जनरेटिव एआई क्या है, इसका महत्व क्या है, जनरेटिव एआई नवाचार किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जनरेटिव एआई नवाचार में भारत की स्थिति क्या है, भारत के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, जनरेटिव एआई में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत क्या कर सकता है, चर्चा करें। जनरेटिव एआई पहले से फीड किए गए डेटा की मदद से नए प्रकार के सूचना उपलब्ध कराना सिखाता है। यह अन्य एआई की तरह डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय प्रशिक्षण के आधार पर एकदम नई सामग्री बनाता है। जनरेटिव एआई का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चैट जीपीटी है, आपने सुना भी होगा। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जनरेटिव एआई पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 के बीच लगभग 1350 जनरेटिव एआई पेटेंट के साथ भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो हमने एक डायग्राम्स के माध्यम से दिखा दिया है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। हमें 7 से 9 मिनट के बीच में, अगर वो 250 मार्क्स का है तो ऐसे हमें 7 से 9 मिनट के बीच में अपने मेंस में आंसर लिखना होता है। तो अगर हमें टाइम कम है तो इस तरह से हम डायग्राम बनाए और एग्जामिनर को भी एक बार में ही दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, उसने जो रेलिवेंट पॉइंट है वो शॉर्ट में और अच्छे से बता दिया गया है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे नए उद्योग और नौकरियों का सृजन, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि, वैज्ञानिक उन्नति, रचनात्मक में वृद्धि, इस राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु वैश्विक नेतृत्व में वृद्धि होगा। इससे सैन्य अनुप्रयोग जैसे रसद अनुकूलन, रसद मतलब लॉजिस्टिक, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, उन्नत नवाचार। अब ना ये आगे चलते हैं, जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत ने 2014 में 2023 तक इस चर्चित तकनीकी के लिए केवल 1350 पेटेंट दाखिल किए, जबकि अन्य देशों की स्थिति भारत से मजबूत है।
जिसे हम निम्न आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ना ये सिर्फ डाटा के रूप में उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने इस पे एक आरेख क्रिएट कर दिया जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया कितना पीछे है। चाइना 38,000 है, वहीं इंडिया में सिर्फ 1,000 है। तो इस तरह से अगर हम बना के आएंगे तो हमें मार्क्स औरों से आधा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में लड़ाई है वो आधे आधे मार्क्स की ही है। फिर भारत के खराब प्रदर्शन के कारण और अब हमें चाइना से मतलब क्या है, सीखना भी चाहिए कि ऐसा क्या करें, कि हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम भी 5वें से तीसरे स्थान पर आ सकें। भारत के खराब प्रदर्शन के क्या कारण है, तो वही कम निवेश, कुशल शोधकर्ताओं, इंजीनियरों व डेटा वैज्ञानिकों की कम उपलब्धता, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र भारत में कम विकसित हो पाया है। भारत अपने जनरेटिव एआई प्रदर्शन को बेहतर करने के निम्नलिखित कदम उठा सकता है। जैसे अब देखो, जो कमी है उसी को चेंज कर दो, कि अगर निवेश कम था तो उसमें वृद्धि कर दो। एआई शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने, व्यवसायीकरण पर ध्यान दें। चीन ने एआई अनुसंधान के व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे व्यवसायीकरण अनुप्रयोग के साथ पेटेंट योग्य आविष्कारों की संख्या में वृद्धि हो। जनरेटिव एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। अब ये डाउन टू अर्थ में 9 जुलाई का एडिटोरियल है। गोवा और कर्नाटक के बीच कलसा बंडोरी परियोजना को लेकर फिर टकराव, केंद्रीय निकाय में महादाई बेसिन का निरीक्षण किया। ऐसे पहले क्या पूछा गया है, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद। तो देख रहे हो कैसे डायरेक्ट ही आते हैं पीवाईक्यू यहाँ से, सॉरी जो एग्ज़ाम में पेपर होते हैं कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। अब आया पीवाईक्यू 2020 में, जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इसे भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे एडिटोरियल आते जाएंगे, तो हम पूरा एक ऐसा भी धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी हम छोटी छोटी भूमिका लिखेंगे ताकि हम समझें कि किस तरह से भूमिका इससे में लिखी जाती है। तो भूमिका लिखते हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र में प्रवेश करके और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो उज्ज्वल छवि है उसको कमजोर करेगी, साथ ही राज्यों के मध्य तनाव बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। तो देखो हमने किस तरह से अपनी करंट न्यूज़ को फिर से लिंक कर दिया अपनी जो ऐसे की लाइन है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है, लेकिन हम किस तरह से अलग अलग तरीके से ऐसे की भूमिका बना सकते हैं। और जब करंट से अपडेट रहेंगे तो एग्जामिनर भी करंट से अपडेट रहता है और हमें थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। अब 2013 में क्या पीवाईक्यू आया था, GS 2 के अंदर अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र समस्याओं को संबोधित करने और हल करने में विफल रहे हैं। क्या विफलता संरचनात्मक या प्रक्रिया अपर्याप्तता या दोनों के कारण है, चर्चा करना। मॉडल क्वेश्चन हमने इस पे बना दिया है फिर कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अगर किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता तो मैं कहती हूँ जो थीम है ना वो तो रिपीट होती ही है। अगर हम इतना अपने पास कंटेंट तैयार रखेंगे तो भी हम उसमें वो लिख के आ सकते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद संवाद के लिए सबसे प्रभावशाली चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद पर उनके कारणों के साथ चर्चा करें, साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा करते हुए कुछ नवाचारी समाधान सुझाएं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया है। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पर जल विवाद है उसका एक डायग्राम अलग से साइड में बना दिया गया है। जैसे हम देख सकते हैं रावी व्यास को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, महानदी को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, वंशधारा को लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, महादाई को लेकर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो क्यों है ये, तो पानी की उपलब्धता वो नहीं है, क्योंकि पहले से ही उपलब्ध पानी उनकी ज़रूरतों के लिए अपर्याप्त है। जल बंटवारे को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमेशा टकराहट होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मध्य जैसे कावेरी जल विवाद, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के मध्य महादाई जल विवाद। राज्यों के बीच आपस में ऐसे विवाद नदी जल से प्राप्त होने वाले कई लाभ जैसे मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर उत्पन्न होता है। अंतर्राज्यीय जल विवादों पर जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 262 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 262 संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत ऊपर उल्लेखित ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी।
आर्टिकल 262 के तहत अधिनियमित किए गए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। परंतु अब समस्या क्या है कि अभी तक कोई बोर्ड बनाया ही नहीं गया है, निर्णय हेतु कोई समय सीमा ही नहीं है। तो और ना जैसे तो अगर आपको याद हो तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था दल बदल को लेकर, तो वहाँ पे भी इस तरह की लाइन दी गई कि समय सीमा सुनिश्चित नहीं है। तो ऐसे से भी मतलब ध्यान रखिएगा। बाकी अब नवाचारी समाधान हम क्या अपना सकते हैं? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बढ़ावा, इसमें मध्यस्थता और बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। नदी बेसिन संगठन स्थापित करें, इससे साझा नदियों के सहकारी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। जलवायु लचीली प्रथाओं को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करें। अतः हमें उपयुक्त नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिए जिससे भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद की स्थिति मजबूत हो सके। अच्छा, अभी 10 जुलाई का स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपको लगता है कि हम पूरा अपना सिलेबस कर लेंगे कंप्लीट, तब जाके हम आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या आपने कोई भी सिलेबस का कोई भी पार्ट, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो एथिक्स हो, कंप्लीट किया हो, तो अब आप लिख कर देखिएगा कि क्या आप कंप्लीट करने के बाद आंसर लिख पा रहे हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है, सिलेबस करना भी, हम कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, लेकिन आंसर राइटिंग भी एक कला है जो हमें प्रैक्टिस करके ही सीखी जा सकती है। तो अब हम 10 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस द हिंदू बिजनेस लाइफ का एडिटोरियल, क्या हमें वित्तीय मानव पूंजी पर जोर देना चाहिए, कैसे पीवाईक्यू आया है, इसका यूज GS3 इकोनॉमी में है, 2023 का ही पीवाईक्यू है। मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत के विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस पर अपर्याप्तता को दूर कर सके। पीवाईक्यू 2023 विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। मॉडल क्वेश्चन, मानव पूंजी विकास से जुड़ी चुनौतियां भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मानव पूंजी और इसके प्रमुख पहलुओं को परिभाषित करें। समझाइए कि भारत में मानव पूंजी विकास की अनदेखी क्यों हो रही है। मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। भारत को अपनी मानव पूंजी, वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी तो ये पीवाईक्यू में GS के रूप में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि हम ये जो लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, उसे हम अपने ऐसे में भी यूज़ ले सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को, आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो हम चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि नहीं, पहले तो ज्योग्राफी वाला पार्ट ही पूरा होगा, उसके बाद हिस्ट्री आएगी, उसके बाद पॉलिटी होगी, फिर कोई अर्थव्यवस्था आएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि ये सारी चीज़ें अलग अलग चल रही है, चल तो सारी एक साथ ही रही है ना। पहले ज्योग्राफी में पहाड़ ये सब रहे, इंसान आए, फिर हमारे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बनी, संविधान बना। तो ये सतत है, सब साथ में चलता है, सब कुछ इंटरलिंक है। बस हमें समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ बांट दिया जाता है। इसलिए प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट को अलग से ना देखिए, सभी को इंटरलिंक करके देखिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको सीखेंगे उतनी जल्दी ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे। चलते हैं इसके आंसर पर। मानव पूंजी विकास भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु चिंता का विषय यह है कि वित्तीय संपदा में वृद्धि हो रही है, वहीं मानव पूंजी का विकास एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है। भारत के युवाओं का एक बड़ा वर्ग न तो शिक्षा और न रोजगार और न ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में 8.2% की साधारण GDP वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। भारत में मानव पूंजी विकास की अनदेखी का निम्नलिखित कारण है: छोटी अवधि का लाभ बनाम दीर्घकालिक निवेश, शिक्षा और कौशल विकास जैसे मानव पूंजी में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सेकंड, बुनियादी ढांचा और संसाधन की बाधाएं। भारत जैसी विशाल जनसंख्या के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। खंडित दृष्टिकोण है हमारे यहाँ। मानव पूंजी विकास की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में बटी हुई है, जिसके कारण समन्वय की कमी है, खंडित दृष्टिकोण पैदा होता है। जैसे सरकार नहीं करती, जैसे चुनाव आते हैं तो जो लोक लुभावन नीति होती है वो लेके आते हैं, जबकि वो वाली नीति नहीं लाते जिसके दीर्घकालिक इम्पैक्ट होने वाले हैं। जैसे कि हमें कौशल में निवेश करना चाहिए, शिक्षा में करना चाहिए, स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। तो बस यही है, इसका खंडित दृष्टिकोण है। फिर मानव पूंजी विकास की अनदेखी किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मजबूत या कमजोर मानव पूंजी राष्ट्र की समग्र वित्तीय पूंजी को कैसे प्रभावित करेगी। मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी राष्ट्र की वित्तीय पूंजी के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, वो हमें इस डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि जीवन भर कम कमाई में तब्दील हो जाएगा, कम नौकरी सुरक्षा वित्तीय अस्थिरता को जन्म देगी, कम उत्पादकता और विकास होगा, उच्च सामाजिक लागत आएगी, सीमित निवेश के अवसर मिलेंगे। तो बताओ, जब ये इतना कितना हानिकारक है, तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो हम क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समावेशी विकास, हमारा SDG गोल, तो
उन सबको अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें मानव पूंजी को भी महत्व देना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। मानव पूंजी पर कम ध्यान गरीबी के दुष्चक्र को प्रारंभ कर देगा। अब देखो यही वाला डायग्राम मैंने पहले ही बनाया था, अब यहीं में इसमें किस तरह से मैंने उसको यहीं पे भी कनेक्ट कर दिया कि मानव पूंजी पर कम ध्यान गरीबी के दुष्चक्र को प्रारंभ कर देगा। एक ऐसे ही पॉइंट इसमें यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। तो इसी तरह से हमें कम पढ़ना है, लेकिन उसको यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखना है, क्योंकि हम माने या ना माने अगर हम एग्ज़ाम टाइम में आते हैं तो हम इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स जो हमारे ऐड हो जाते हैं, इतनी सारी PDF जो हमारे फ़ोन में भर जाती है, तो हम फिर एग्ज़ाम में उसे लिखने में इतने समर्थ नहीं पाते खुद को। ये आप भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर एक दिन में ही 2 पेपर लिखने होते हैं, GS1 GS2, फिर नेक्स्ट डे भी देना होता है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी उस दिन को याद करके रखनी चाहिए कि हमें इस लेवल पर भी अपनी तैयारी को लेकर जाना है। स्टार्ट करते हैं। भारत को अपनी मानवीय एवं वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। मानव पूंजी को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार, कौशल विकास, स्वास्थ्य पर ध्यान एवं निवेश में वृद्धि। वित्तीय पूंजी को मजबूत करें। वित्तीय साक्षरता, बाजार सुधार, वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाएं, बुनियादी ढांचे का उन्नयन करें। अब आ गए हम 11 जुलाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द फाइन प्रिंट, असंगठित क्षेत्र की बारीकियां, द हिंदू बिजनेस लाइफ, GS3 इकोनॉमी मॉडल क्वेश्चन। क्या बनाया हमने इस पे? भारत के रोजगार परिदृश्य में असंगठित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें, साथ ही इस क्षेत्र में सामने प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और समाधान सुझाएं। तो असंगठित क्षेत्र की क्या डेफिनेशन होती है वो बता दी गई है यहाँ पे। क्या होता है? अब एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। असंगठित गैर कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया, बता दिया कि क्रेडिट तक सीमित पहुंच है, अनौपचारिक प्रकृति है, सेवा को प्रभुत्व है, सीमित लाभ है, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, नौकरी की असुरक्षा है, श्रम कानूनों का गैर अनुपालन है, इससे वास्तविक आकार और अर्थव्यवस्था में योगदान पर डेटा की कमी है। और आज जैसे पहले ऑयल वॉर होता, ऑयल था ना, ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहता था, ऐसे आने वाले टाइम में डाटा मतलब बहुत ज़्यादा की वैल्यू होगी, डाटा लेड गवर्नेंस। ओके, तो रोजगार पावर हाउस भारत, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो कितनी है इस क्षेत्र की। भारत के 74.3% कार्यबल को नौकरियां प्रदान करता है ये। इसके साथ ही कम उत्पादकता, कौशल अंतराल, बाजार में उतार चढ़ाव जिससे अस्थिरता उत्पन्न आदि भी असंगठित गैर कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। औपचारीकरण की पहल, कौशल विकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, या पढ़ लेना, श्रम कानूनों में सुधार, विश्व जनसंख्या दिवस। अब देखो ये अलग से हमने कहीं पर जैसे पढ़ा था, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़ें। यह थीम सुनिश्चित करती है कि संख्या में सभी को उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनके पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो मैंने क्या करा, इसके जो थीम है उसको इसके इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में ऐड कर दिया। तो ये देखो ना कितना अपडेट मटेरियल बन रहा है। और हिंदी माध्यम में देखा जाए तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हम अपडेट नहीं रहते चीज़ों से कि क्या चल रहा है, क्योंकि ना ही इतना कंटेंट आ पाता है। तो यही कारण है कि हम पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा, बाकी और कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। अतः समय आ गया है कि हम अर्थव्यवस्था में गैर असंगठित क्षेत्र के महत्व को समझें, क्योंकि स्वकारोक्त का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। अब बताओ ये किसकी लाइन है कंक्लूजन में? ये एससे की लाइन लिख दी मैंने यहाँ पर कि ये वाली आप पढ़ना, ये PYQ में आया हुआ है, ये एससे की स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा के 2 मंत्र। अब पता है आप इसकी भूमिका भी लिख सकते हैं कि अब समय आ गया है कि हम ये स्वीकार करें कि हमें समृद्धि के साथ साथ मानव पूंजी के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। PYQ खुद ही आ गया नीचे, 2019 में आया था ये। अब आ गया 12 जुलाई का करंट अफेयर्स, द हिंदू। क्या था? दुनिया भर में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अब ये क्वेश्चन मेंस में तो मुझे लगता नहीं है कि आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने डेंगू के साथ मलेरिया, मॉस्किटो, इन सब का भी यहाँ पे डिटेल कर दिया है। जैसे कि डेंगू क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स जो उसको डाउन करता है। कम्युनिकेबल संक्रामक रोग नहीं है जैसे कि कोविड-19 था। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, इस पर कोई अभी तक एंटीवायरल नहीं आई है। इंडिया नॉट एलिमिनेटेड, इंडिया मलेरिया को अब तक एलिमिनेट नहीं कर पाया, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। एंटी मलेरिया ड्रग अवेलेबल है
अब मॉस्किटो में जो फीमेल है वो 2 हो है, एनोफिलीज एंड एडीज। ये याद रखना, वो डे में एक्टिव होती है, नाइट में एक्टिव होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी में आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आगे जो एनोफिलीज होती है उसमें ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, एडीज से ये डेंगू, ये सारी चीज़ें होती है। काला अजहर ब्लैक फीवर किससे होता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल सैंड फ्लाई। ओके, अब हम आ गए 13 जुलाई बिजनेस लाइन, और आगे चलते हैं। इसमें है भारत को भी एक आर्थिक संविधान की ज़रूरत है, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन की भी आवश्यकता है हमें। तो देखो, हमें ना भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है ना वो याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर अगर ऐसे आया है जो हमारे संविधान से रिलेटेड है, तो हम उसे अपनी प्रस्तावना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें, इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ ताकि हम इसे याद करें, क्योंकि हम इसे कई तरह से कंक्लूजन पार्ट में भी यूज़ में ले सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में भी जाएंगे तो यहाँ से भी PYQ आया है, वो डेट में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे 26 नवंबर 1949 है, इसकी जगह 26 जनवरी कर दिया जाएगा, या इसको 1950 बना दिया जाएगा 49 की जगह। और एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि प्रस्तावना लिख दी गई थी, फिर ये था कि व्यक्ति की एकता, मतलब ऐसे 4 लिख दी थी कि व्यक्ति की एकता, राष्ट्र की अखंडता, तो इसमें से कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। आप PYQ में जाकर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक इसमें क्या था, जो ये आया है हमारा एडिटोरियल, भारत को भी एक आर्थिक संविधान की ज़रूरत है। तो ये किसकी बात करता है इसमें, कि यह लेख भारत के लिए एक अभूतपूर्व अवधारणा का प्रस्ताव करता है, एक आर्थिक संविधान की स्थापना। यह अवधारणा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण से प्रेरणा लेती है, जिससे मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक सामान्य सेट के तहत एक विविध राष्ट्र को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। तो अब हमने कुछ लाइंस लिखी है। ये लाइंस इसमें से मैंने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन इन लाइन को हम कभी ऐसे में या कोई भी चीज़ के क्वेश्चन के स्टार्ट करने में इन लाइन को यूज़ कर सकते हैं। या हम, जैसे मैंने बताया था कि भारत क्या विकसित देश बन सकता है, तो देखिए उसमें भी हम ये कंटेंट को ऐड कर सकते हैं कि 75 साल पहले अपनी आज़ादी के बाद से भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति तो हासिल की है, हालांकि अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल करने में इसे अभी भी पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम वहाँ पे लिखेंगे कि भारत एक विकसित देश बन सकता है, तो कौन कौन से चैलेंजेस है वो बताएंगे, लेकिन लास्ट में हमें बताएंगे ना कि क्या अब हमें करना चाहिए अपनी इस क्षमता को हासिल करने के लिए। तब हम लिखेंगे कि भारत को एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक योजना की आवश्यकता है जो अल्पकालिक रणनीतिक लाभ से परे हो। संविधान के समान या योजना 2047 तक विकसित भारत बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होनी चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से इसे केवल राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति पर नहीं, बल्कि भारतीय लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, मैं फिर बोलूँगी, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए, तभी आपको इसको समझने में आसानी होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये 13 जुलाई द इंडियन एक्सप्रेस में था। अधिक रोजगार सृजन के लिए कृषि की क्षमता का दोहन। तो क्या मुद्दा क्या है, क्या इशू है, तो भारत के कार्यबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सिकुड़ता अनौपचारिक क्षेत्र और वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने की चुनौतियाँ। तो आप मुझे बताओ, अब मैंने ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है इसे पहले कराया है ना, तो बस अब हमें इसे क्यों लिखना है, हमने एक बार लिख लिया है। तो क्या होता है कि जो हमें कम से कम हो जाते हैं 4 to 5 मंथ्स भी जब हमें लिखते लिखते हो जाते हैं, तो टॉपिक क्या होता है, रिपीट होने लगते हैं, और अगर कुछ डाटा हमें नए दिखते हैं तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इतना ही होता है, बस कुछ टाइम की मेहनत होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरा ये डिस्कशन कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो, बाय बाय।